हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास का टॉपिक देखेंगे और इतिहास के टॉपिक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए आज की वीडियो में जानेंगे बंगाल के नवाब कौन कौन थे, उनका समय कब से कब तक रहा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत के जो इतिहास है उसमें अगर आप बंगाल के नवाबों का क्रम देखेंगे और इनका समय देखेंगे तो समय याद होना चाहिए 1700 से लेकर 1775 तक। ये समय आपको पता होना चाहिए कि कब से कब तक रहते हैं। अब हम लोग एक एक करके नवाबों के बारे में जानेंगे और यहाँ पर वही नवाब देखेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मुर्शिद कुली खां का अगर आप समय देखेंगे शासन करने का तो ये 1700 से लेकर 1727 तक रहता है। तो 1700 से लेकर 1727 तक के इतिहास में अगर इसका मुख्य फैक्ट देखेंगे, मुख्य तथ्य देखेंगे, तो ये दोस्तों बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब था। ये एग्जाम में बना है कि बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब कौन था, तो ध्यान रखिएगा मुर्शिद कुली खां। दूसरी बात, इसे दोस्तों दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बंगाल के किस नवाब को दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मुर्शिद कुली खां को। इसने दोस्तों 1717 में, ये तारीख याद रखना है सन को, 1717 में ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसने ढाका के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाया, तो ध्यान रखिएगा मुर्शिदाबाद। पहले उसकी राजधानी ढाका हुआ करती थी, लेकिन उसने बाद में चलकर ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बना दिया। अब दोस्तों 1717 में ही EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान मिला। शाही फरमान का मतलब होता है दोस्तों बिना किसी परमिशन के व्यापार करना, जिसे दोस्तों कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको आप नोट करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान किसके शासनकाल में मिला, तो ध्यान रखिएगा मुर्शिद कुली खां। उसके बाद दोस्तों अगला नवाब आता है दूसरे नंबर पे सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का अगर आप समय देखेंगे तो 27 से लेकर 39 तक, यानी कि 1727 से लेकर 1739 तक। और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो ये दोस्तों न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ये न्याय करने में बहुत ही ईमानदार था। दूसरी बात दोस्तों, इसने 1733 में बिहार उड़ीसा भी शामिल कर लिया, यानी कि पहले इसके अंडर में दोस्तों बिहार उड़ीसा नहीं हुआ करता था, लेकिन जब ये नवाब बना बंगाल का तो इसने 1733 में बिहार और उड़ीसा को भी अपने में शामिल कर लिया और ये तीनों राज्यों का नवाब कहलाया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि तीनों राज्यों का नवाब बनने वाला कौन सा नवाब था बंगाल का, तो ध्यान रखिएगा सुजाउद्दीन। उसके बाद अगला नवाब आता है सरफराज राज खां। तो सरफराज राज खां जो है ये दोस्तों, इसका सिर्फ समय याद रखेंगे, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया और ये मात्र सिर्फ 1 साल तक ही रहता है, 39 से 40 तक। अगला देखेंगे दोस्तों अली वर्दी खां। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अली वर्दी खां को अगर आप देखेंगे तो ये 40 से लेकर 56 तक इसका शासनकाल रहता है। और इसके मुख्य तथ्य देखेंगे तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी दोस्तों अली वर्दी खां की 3 बेटियां थीं, बेटा कोई भी नहीं था, इसीलिए इसने अपने दोस्तों पौत्र को ही बेटा मान लिया था और पौत्र था सिराजुद्दौला। पौत्र तो आप जानते हैं दोस्तों, पौत्र का मतलब क्या होता है, इसमें सिराजुद्दौला और पौत्र का क्या संबंध है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अली वर्दी खां 40 से 56 तक शासनकाल करता है।
इसकी कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसने अपने पौत्र को ही उत्तराधिकारी बनाया था। अब पौत्र कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला। तो ध्यान रखिएगा, अली बर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला। अली बर्दी खां के बाद दोस्तों अगला जो बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला दोस्तों 56 से लेकर 57 तक ही शासनकाल करता है। और इसमें कुछ मुख्य फैक्ट ये है कि इसी के समय दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला के समय ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध जो है कब होता है, तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 को। और सिराजुद्दौला के समय ही काल कोठरी की घटना होती है। और ये काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को घटती है। काल कोठरी दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा कमरा होता है और उसमें बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है, घुसेड़ दिया जाता है। उसी को दोस्तों काल कोठरी की घटना कहा जाता है, जो सिराजुद्दौला के समय हुई थी 20 जून 1756 को। ऐसी घटना को देखते हुए दोस्तों सिराजुद्दौला ने एक संधि की थी जिसका नाम था अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि दोस्तों 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अलीनगर की संधि कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें दोस्तों क्या मांगे की गई, क्योंकि दोस्तों कोई भी संधि की जाती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई शर्त नियम रखा जाता है। तो इस संधि में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। आप जानते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे कि अलीनगर की संधि में जो कंपनी थी उसको 3 राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिला। इसको नोट करेंगे। इसके बाद दोस्तों सिराजुद्दौला के बाद अगला जो बंगाल का नवाब बनता है वो है मीर जाफर। और इसका समय दोस्तों 57 से 60 तक रहता है। और इसके कुछ मुख्य कार्य ये है कि मीर जाफर को जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि बंगाल के किस नवाब को जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा मीर जाफर को। और मीर जाफर जो है जब ये बंगाल का नवाब बनता है तो बंगाल की प्रथम क्रांति थी। तो मीर जाफर जब ये बंगाल का नवाब बना तो बंगाल में पहली क्रांति शुरू होती है यहीं से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, मीर जाफर के बाद अगला नवाब बनता है मीर कासिम। मीर कासिम का समय होता है 60 से 63 तक। और इसके मुख्य कार्य ये है कि मीर कासिम ने दोस्तों 1761 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी बनाया। आप जानते हैं कि शुरू में मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया, लेकिन दोस्तों मीर कासिम ने 1761 में मुर्शिदाबाद को हटाकर मुंगेर को अपनी राजधानी बना लेता है। और बाद में एक बहुत बड़ी युद्ध होता है। फिर ये दोस्तों भागकर अवध के नवाब सुजादुद्दौला और शाह आलम सेकंड में शरण लेता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मीर कासिम जो है भागकर कहाँ गया था, तो ध्यान रखिएगा ये भागकर अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, वहां पर ये शरण लेता है। उसके बाद दोस्तों जब ये मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो बंगाल की दूसरी क्रांति शुरू होती है। इसको भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों इतिहास में कुछ बंगाल के नवाबों का क्रम था और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।